वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम सभी लोग मेटलर्जी टॉपिक को पढ़ रहे थे और मेटलर्जी टॉपिक के पहले हम लोगों ने सिद्धांत और या फिर उनके प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल्स धातु की निष्कर्षण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने अब तक आपको 3 धातुएं डिटेल में डिस्कस कर दी हैं। उनमें से जो पहली धातु थी उस धातु का नाम था एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। दूसरी धातु चूंकि बड़ी थी इसलिए मैंने उसको 3-4 पार्ट में कवर किया, 4 पार्ट हैं टोटल। तो वो धातु थी आयरन, और तीसरी एक धातु जो छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट थी उसका नाम था सिल्वर। इस तरह से हम टोटल अभी तक 3 धातुएं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथी धातु को पढ़ने वाले हैं और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितना कुछ भी आपने इस चैप्टर के सिद्धांत के अंतर्गत सीखा था सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग मेटलर्जी है। एक भी मिनट का वीडियो आप मिस मत करिएगा, एक भी मिनट का। और पेन कॉपी अगर नहीं ली हो तो आप पेन कॉपी को साथ में लेकर के बैठें और एक बार चीज़ों को पहले एक समझ लें कि क्या पैटर्न आपसे पूछा जाता है। आपको खुद ब खुद ये मेटलर्जी याद हो जाएगी क्योंकि इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो देखिए, हम बात करते हैं, हमारे लिए जो आज का टॉपिक है वो है कॉपर का धातु निष्कर्षण, या जिसको हम बोलते हैं कॉपर की मेटलर्जी। देखो, पेपर में क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से लेकर और आखिरी तक का एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। वैसे ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ी मेटलर्जी है, इसके 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कॉपर धातु के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? इन धातुओं से, मतलब इन अयस्कों से हम शुद्ध धातु तक कैसे पहुंचते हैं? मैं सीधा डायरेक्टली आखिरी क्वेश्चन बना दिया हूं कि अयस्क कौन से हैं और इनसे शुद्ध कॉपर धातु कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट करके पूछा जाता तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कॉपर धातु के अयस्क कौन से हैं, इससे फफोलेदार तांबे का निर्माण कैसे होता है, ब्लिस्टर कॉपर का निर्माण कैसे होता है। अगर इस क्वेश्चन को तीसरे तरह से पूछा जाता तो आपसे क्या पूछ सकते थे कि फफोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा कैसे प्राप्त करते हैं। अगर आपसे और भी पैटर्न को बदल करके इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आप जब इसको पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज देखिएगा, किताब की जितने क्वेश्चन होंगे सब के सब आप पे होंगे। ठीक है, अब बस जरूरत केवल इस बात की है कि इसकी सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन से हैं। देखो, कॉपर के प्रमुख अयस्क में आप डिटेल में पढ़ चुके हो। कॉपर पाइराइट है जो उसका फेमस अयस्क है, जिसको हम कैल्कोपाइराइट भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये इसका मेन अयस्क है। उसके बाद कॉपर ग्लांस है, क्यूप्राइट है, मेलेकाइट है, एजुराइट है, ये सारे इसके अयस्क हैं। क्या सूत्र होते हैं ये मैं आपको सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हम एक अयस्क को ले रहे हैं जो प्रमुखता से पाया जाता है, उसका नाम होता है कॉपर पाइराइट, या जिसको हम बोलते हैं कैल्कोपाइराइट। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कैल्कोपाइराइट से फफोलेदार तांबा कैसे बनाते हैं, या कैल्कोपाइराइट से शुद्ध तांबा कैसे प्राप्त करते हैं, शुद्ध कॉपर कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं कैल्कोपाइराइट से। देखिए, जो कैल्कोपाइराइट है या जिसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट, इसका फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। अब आप बताओ ये कौन सा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। अब इसके स्टेप्स खुद व खुद आपको क्लियर होंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद हम इस अयस्क का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। सांद्रण की देखो कई सारी विधियां हैं, बट चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है इसलिए हम जिस विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है फेन प्लवन विधि। उस विधि कौन सी है? फेन प्लवन विधि। अब इस विधि में हम करते क्या है ये आप 2-3 बार हमसे पढ़ चुके हो। मैं ब्रीफ में छोटे छोटे चित्र इसलिए बनाया हूं जिससे एक बोर्ड में आपको सारी चीजें दिखाई दें। आप पहले समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी पर बड़ा बड़ा बनाइएगा और 2 साइड रखिएगा। मतलब एक चौड़ा पेज लीजिएगा, एक तरफ फ्लो शीट रहेगी, एक तरफ डायग्राम रहेंगे और एक तरफ उसकी रिएक्शन रहेगी। तो रिएक्शन को साथ में इन्वॉल्व करते हुए लिखना है। ठीक है, लिखने का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, कैल्कोपाइराइट जो कि एक सल्फाइड अयस्क था उसका सबसे पहले हमने फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण किया। इस विधि में हम एक लोहे का टैंक लेते हैं या पात्र लेते हैं जिसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को, ठीक है, हम क्या क्या लेते हैं? बारीक पिसा हुआ अयस्क लेते हैं, CuFeS2 लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं? चीड़ का तेल। प्लस क्या लेते हैं? चीड़ का तेल।
और साथ में क्या लेते हैं, पोटेशियम एथिल जेंथेट। क्या लेते हैं, पोटेशियम एथिल जेंथेट, पोटेशियम एथिल जेंथेट लेते हैं और तेजी से इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। जितना भी सल्फाइड अयस्क है वो तेल के साथ भीगकर झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, अशुद्धियां जल के साथ भीगकर नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस झाग को इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह हमको क्या मिल जाता है, सांद्रित अयस्क। देखो ये आप पढ़ चुके हो, आई थिंक मैं इसको तीसरी और चौथी बार यहां पर बोल रहा हूं। अब भी अगर आपको याद नहीं हो रही है तो ये सोचने वाली बात है कि आप क्यों भूल रहे हो। तो हमने देखा कि हमने सल्फाइड अयस्क को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित कर लिया। फेन प्लवन विधि का 2 या 3 लाइन में आपको जिक्र करना है और छोटा सा चित्र बनाना है। कंक्लूजन क्या निकला कि हमने सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं सांद्रित अयस्क से आगे कैसे बढ़ें। सांद्रित अयस्क में सल्फाइड ही है। आपको बताया गया था कि सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको हम आगे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट हो जाए। और आपको पता है ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। भर्जन करते कहाँ हैं, आपको पता है परावर्तनी भट्टी में करते हैं। ये आपकी परावर्तनी भट्टी है। देखो ये छोटा सा डायग्राम है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही डायग्राम आप बना लो। आपको परावर्तनी भट्टी हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, वो डायग्राम बनाइएगा। यहाँ तो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भर्जन हम किस भट्टी में करते हैं, परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी में यहाँ क्या होता है, फायर बॉक्स होता है, यहाँ से ऊष्मा निकलती है, परावर्तित होने के बाद यहाँ पर रखा रहता है घान, या जिसको हम बोलते हैं सांद्रित अयस्क। ये ट्यूयर्स हैं, इससे हम वायु को अंदर भेजेंगे और वो वायु मतलब ऑक्सीजन इस कॉपर पायराइड के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्साइड में बदलने की कोशिश करेगी। बदलती है, कितने हद तक बदलती है उसका देखो मैं यहाँ समीकरण लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगी कि जो हमारा कॉपर पायराइड है CuFeS2, ध्यान से समझिएगा। देखो मैं इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। कॉपर पायराइड है CuFeS2, ये सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और हमको क्या मिलता है, Cu2S मिलता है, Cu2S प्लस 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस SO2 गैस। ये इक्वेशन रहती है। देखो अयस्क के भर्जन में जो पहली इक्वेशन है वो क्या है कि जो कॉपर पायराइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, Cu2S, 2FeS और SO2। अब यहीं पर ये जो Cu2S बना हुआ है, ये Cu2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट करेगा Cu2O में और प्लस SO2 में। ये रहता है, ठीक है। और ये जो FeS है उसकी भी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से और हमको मिलता है FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। तो हमने ये देखा कि हमारे पास कुल 3 इक्वेशन हमारी देखने के लिए मिलती है। ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, भर्जन में। देखो बेटा आप ध्यान से समझिएगा, विदाउट रिएक्शन आप कहानी से लिख दोगे तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इसलिए हमने थोड़ा सा आपसे कहा था कि आप रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये तीनों रिएक्शन की प्रैक्टिस आप कर चुके हो। कॉपर पायराइड ऑक्सीजन से क्रिया करके Cu2S FeS बनाएगा, फिर ये Cu2S 3O2 से रिएक्शन करेगा, FeS भी 3O2 से रिएक्शन करेगा, एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड अयस्क मिलेगा पार्शियली। ऐसा नहीं है कि 100% इसका परिवर्तन हो गया। साथ ही साथ भर्जन में एक फायदा भी होता है कि जो सल्फर होता है जो अवाष्पशील है वो किस में बदल गया, SO2 में, और जो आर्सेनिक है वो किस में बदल गया, आर्सेनिक ऑक्साइड में। ये भी वाष्पशील पदार्थ होता है। तो हमने क्या लिखना है, अभी तक में क्या लिखना है, कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है, कैल्कोपाइराइड। कैल्कोपाइराइड का सबसे पहले हमने क्या किया, फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमको मिला वो था सांद्रित अयस्क, उसका हमने क्या किया, भर्जन। भर्जन से फायदा क्या हुआ, जो इसमें अवाष्पशील अशुद्धियां थीं वह वाष्पशील ऑक्साइड्स में बदल गई, पहली दूसरी इक्वेशन। जो हमारा सल्फाइड अयस्क था
वह आंशिक रूप से ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो गया। इतना सब हमने भर्जन में कर लिया। अब हम भर्जन के आगे करते हैं प्रगलन। कौन सी प्रक्रिया करते हैं? प्रगलन। आपको पता भी होगा कि जो प्रगलन की प्रक्रिया है वो हम बात्या भट्टी में कराते हैं। देखो, आयरन की जो बात्या भट्टी थी, आयरन की मेटलर्जी में जो आपने बात्या भट्टी पढ़ी थी, वो बहुत बड़ी होती है, 25 और 30 मीटर तक लंबी होती है, 8 से 10 मीटर व्यास की होती है। यहाँ पर जो कॉपर की मेटलर्जी में हम बात्या भट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं वो होती कुछ उसी तरह है। आप किताब में देखोगे तो चित्र अलग अलग बने हो सकते हैं। खैर, बात्या भट्टी का जो रिएक्शन पार्ट है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात्या भट्टी यहाँ जो है वो 8 और 10 मीटर तक लंबी होती है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसमें। बात्या भट्टी 8-10 मीटर ऊंचाई की है और 2 मीटर के आसपास इसका व्यास होता है। ये छोटी भट्टी इसमें ली जाती है। अब इस भट्टी में हम घान को मिलाएंगे। घान में क्या क्या चीज़ है? देखो, भर्जित अयस्क तो है ही, कोक एक अपचायक का काम करने वाला है, इसलिए कोक को लेते हैं, और SiO2 साथ में मिलाते हैं, सिलिका हम मिलाते हैं। और ये सिलिका काम किसका करता है? आपको पता होना चाहिए किसका काम करता है? गालक का काम करता है। आपको हमने देखो बताया भी था, गालक क्या होते हैं? जो अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल में बदल दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गालक। तो कॉपर की मेटलर्जी में जो हमारे पास भर्जित अयस्क था, वो भर्जित अयस्क में अभी बहुत सारी अशुद्धियां हैं। उस अशुद्धियों को धातुमल में बदलने के लिए हम जिस गालक का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम होता है सिलिका। पूछा जाता है विकल्प में कि कॉपर की मेटलर्जी में हम किस गालक का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा सिलिका का। अब देखो होता क्या है, इस बात्या भट्टी में हम ऊपर से गिराते हैं घान, ये ट्यूयर्स के माध्यम से हम भेजते हैं गर्म वायु। नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर धीमे धीमे टेम्परेचर कम होगा। वायु की रिएक्शन इस अयस्क के साथ होगी, और अयस्क के साथ जब वायु की रिएक्शन होगी तो देखो क्या बनता है, इसको ध्यान से समझना। ये रिएक्शन आपको याद करनी है। ये जो हमारे पास कॉपर सल्फाइड था, मैंने क्या बताया कि भर्जन में CU2O और FeO बनता है। मैंने ये बोला आंशिक रूप से बनता है, संपूर्ण रूप से नहीं बनता है। अभी भी इस अयस्क में जो हमने भर्जन किया था तो हमारे अयस्क में Cu2S भी मौजूद है, FeS भी मौजूद है, Cu2O भी मौजूद है और FeO भी मौजूद है, सभी चीज़ें मौजूद हैं। अब भर्जन कराने से होगा क्या, उसको आप देखिए। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है पूरी की पूरी रिपीट हो जाएगी। जो Cu2S है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और हमको क्या मिलेगा? Cu2O और SO2। ये इक्वेशन रिपीट हो जाएगी। 2 मोल्स ऑफ FeS होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हमको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। ये जो FeO बना, ये FeO इस गालक के साथ, ये जो FeO है यही है वो अगलनीय अशुद्धि। ये इस गालक के साथ SiO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? FeSiO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन सिलिकेट। क्या बोलते हैं? आयरन सिलिकेट। और यही है वो धातुमल। ये भी विकल्प में पूछा जाता है कि कॉपर की मेटलर्जी में कौन सा धातुमल बनता है, तो याद रखिएगा कॉपर की मेटलर्जी में धातुमल कौन सा बनता है? आयरन सिलिकेट। और आयरन सिलिकेट का सूत्र क्या होता है? FeSiO3। यहाँ पर एक और स्पेशल रिएक्शन होती है, उसको आप समझिएगा। ये जो Cu2O है ये FeS के साथ रिएक्शन कर लेता है, ध्यान से समझना। Cu2O है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? FeS के साथ रिएक्शन करेगा, FeS के साथ। तो हमको मिलेगा Cu2S प्लस 2 मोल्स ऑफ FeO। ये जो FeO है ये तो फिर से वहीं चला जाएगा और सिलिका के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? धातुमल। एंड फाइनली इन चारों रिएक्शनों के होने के बाद हम लोगों को जो मिलता है वह मिलता है Cu2S, Cu2O और जिसमें अल्प मात्रा में रहता है FeO। देखो अल्प मात्रा में, क्योंकि ऊपर से नीचे तो गिरना है। रिएक्शन जितनी होनी होगी वो 10 मीटर के भीतर ही तो रिएक्शन होनी है, बाकी ये मान लो वो गिर गया तो उसमें अशुद्धियां तो अभी भी रहनी है। तो हमें फाइनली 3 चीज़ें मिक्स होती हैं, मतलब 2 चीज़ें मेन फॉर्म में, थोड़ा बहुत अपवाद के रूप में थोड़ा बहुत अशुद्धि और भी रहती है। वो किसकी रहती है? FeO की। तो हमने देखा ये Cu2S और Cu2O का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मैट। ठीक है, किसका मिक्सचर है ये? Cu2S और किसका मिक्सचर है? Cu2O का मिक्सचर है।
और इसमें अल्प मात्रा में अशुद्धि की तौर पर अगर हम देखें तो वो अशुद्धि किसकी है, FeO की है। इस प्रगलन की प्रक्रिया में जो हमारा धातुमल बनता है उस धातुमल का नाम भी आप याद रखिए FeSiO3, जिसको हम बोलते हैं आयरन सिलिकेट। ये क्या चीज़ है, धातुमल है। और इस प्रक्रिया में हमने जो गालक लिया था वो कौन सा लिया था, SiO2 लिया था। ये SiO2 क्या चीज़ है, गालक है, फ्लक्स है, और धातुमल क्या बन गया, आयरन सिलिकेट। एंड फाइनली हमको जो मिक्सचर मिला वो किसका मिक्सचर था, Cu2S और Cu2O का मिक्सचर था, जिसको हमने बोला मैट। इसमें अल्प मात्रा में कौन सी अशुद्धि थी, FeO की अशुद्धि थी। तो ये सारी प्रक्रिया हमने कहाँ पर करा ली, बात्या भट्टी में करा ली। तो ये हमारा ओवरऑल बात्या भट्टी तक हम पहुंच गए। देखो समाप्त करते हैं इसे। सबसे पहले हमने कैल्कोपाइराइट लिया, फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण किया, हमको सांद्रित अयस्क मिला, कोई रिएक्शन नहीं यहाँ तक। सांद्रित अयस्क के दौरान हम इस फेन प्लवन विधि का चित्र बनाएंगे, इस चित्र का डिटेल का वर्णन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे अयस्क का भर्जन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना था, उसके लिए परावर्तनी भट्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि भर्जन की प्रक्रिया हम परावर्तनी भट्टी में करते हैं। और जो भी रिएक्शन होती है कॉपर पाइराइट के साथ, चाहे वो अवाष्पशील पदार्थों के वाष्पशील ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया हो या फिर कॉपर पाइराइट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद आंशिक रूप से Cu2O और FeO का निर्माण होना, ये सारी प्रक्रिया, ये पांचों रिएक्शन का वर्णन हम कहाँ करेंगे, भर्जन में। भर्जन के बाद हमको मिल जाता है भर्जित अयस्क, और उस भर्जित अयस्क का हम करते हैं प्रगलन। और प्रगलन के लिए हम कौन सी भट्टी इस्तेमाल करते हैं, बात्या भट्टी, स्टील की बनी है। थ्रोट, शेफ्ट और चूल्हा इसके 3 भाग हैं। थ्रोट में कप कोन व्यवस्था होती है, पढ़ा चुके हैं हम आपको, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। कप कोन व्यवस्था होती है, उसमें घान के रूप में भर्जित अयस्क कोक और सिलिका को लिया जाता है। सिलिका गालक का काम करता है, कोक अपचायक का काम करता है। और हम यहाँ पर पदार्थ को जब हम यहाँ गिराएंगे, यहाँ से गर्म वायु जाएगी, वो कोक ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, टेम्परेचर उत्पन्न होगा, हैवी टेम्परेचर उत्पन्न होगा। और उस टेम्परेचर प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारे पास Cu2S है वो हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाएगा। जो अगलनी अशुद्धियाँ हैं FeO की, वो सिलिका के साथ रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट बनाएगी, जो कि एक तरह का धातुमल होता है। और जो ऑक्साइड है वो FeS के साथ रिएक्शन करके Cu2S में बदल जाएगा। एंड लास्ट में हम लोगों को 2 चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, Cu2S और Cu2O का जो मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं मैट, जिसमें अल्प मात्रा में क्या मौजूद होता है, FeO। ये इतनी प्रक्रिया हो गई हमारी, जिसको हम बोलते हैं प्रगलन। अब यहां से हम प्रगलन के बाद बात करते हैं बेसिमरीकरण की। देखो हमें यहां से मिटा रहा हूं, जिसने भी लिखना हो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेसिमरीकरण। देखो बेसिमरीकरण भी आप पढ़ चुके हो, कोई भी अंतर नहीं है। बेसिमरीकरण में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक जैसे आपको बताया था ना, जो लेंटर डालने वाली जो मशीन रहती है जिसमें हम सीमेंट का मिक्सचर तैयार करते हैं, सीमेंट गिट्टी बालू का मिक्सचर तैयार करते हैं, कुछ वैसी ही मशीन होती है। मतलब नाशपाती के आकार का लोहे या स्टील का बना हुआ एक बड़ा सा पात्र है जो अपनी अक्ष पर घूम सकता है, और इसमें हम गर्म वायु भेजते हैं और अंदर की तरफ हम क्या क्या चीज़ भरते हैं आप उसको देखो। हमने क्या क्या अंदर भरा है, मैट मतलब क्या है, Cu2S और Cu2O का मिक्सचर, जिसमें अशुद्धि भी है। ठीक है, तो ये तो होता है मैट, ये लिखा हुआ है मैट, मैंने लिख दिया। तो इसमें हमने क्या क्या भरना है, सबसे पहले भरना है मैट। मैट के बाद अब हमें इसमें क्या लेना है, सिलिका, वही गालक हमें अभी फिर से लेना है। और इसमें क्या प्रवाहित करनी है, वायु, मतलब ऑक्सीजन प्रवाहित करनी है, गर्म वायु प्रवाहित करनी है। यहाँ खास बात है कि ये जो अस्तर है इसका, वह किसका होता है, निस्तापित डोलोमाइट का। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, निस्तापित डोलोमाइट का अस्तर होता है, मतलब कहने का CaO और MgO इनका मिक्सचर होता है अस्तर में। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस कौन सी होने वाली है ये भी आपको पता है, वही ऑक्सीजन है, वही कॉपर का ऑक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, तो उनकी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पर जो हमारा बेसिमरीकरण है उसमें जो रिएक्शन होती है वो मैं लिख रहा हूँ, 2 मोल्स ऑफ Cu2S ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ
Cu2O प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ FeS प्लस 3O2 बराबर 2 मोल्स ऑफ FeO प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। देखो ये इक्वेशन देखो शुरू से चल रही हैं। ये इक्वेशन आप याद करो, आपने कहाँ लिखी थी, भर्जन में लिखी थी ना। फिर यही रिएक्शन आपने कहाँ लिख दी, प्रगलन में भी लिख दी, और यही रिएक्शन आपने कहाँ लिख दी, बेसेमरीकरण में भी लिख दी। तो ये बेसेमरीकरण की भी रिएक्शन वही पिछली वाली है, कुछ नई रिएक्शन याद नहीं करना है। ये वही रिएक्शन है जो आपने अभी जस्ट इससे पहले हमने मिटाने के पहले लिखी थी। कॉपी को देखिए आप, उसमें लिखी होंगी आपने। तो Cu2S Cu2O में बदलता है, FeS FeO में बदलता है, और ये जो FeO है वो फिर से इस सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा जो हमने मिलाई है, और सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा और हमको क्या मिलेगा, FeSiO3, जिसको हम बोलते हैं आयरन सिलिकेट। ये बनता है, ये स्लैग है। अब यहां पर एक रिएक्शन है, एक्स्ट्रा रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन तो कॉमन है, जो बात्या भट्टी में हुई थी वो यहां हो रही है, स्लैग बन रहा है। यहां एक रिएक्शन है स्वतः अपचयन विधि। देखो ये आपने पढ़ी होगी, स्वतः अपचयन विधि। इसमें क्या होता है, ये जो Cu2O है, ये जो Cu2O है, ये इस Cu2S के साथ रिएक्शन करेगा और हम लोगों को मिल जाएगा 6 मोल्स ऑफ कॉपर और SO2 गैस, ये मिलेगा। ये एक एडिशनल रिएक्शन है, अतिरिक्त रिएक्शन है, जो प्रगलन प्रक्रिया में, सॉरी, बेसेमरीकरण में होनी है। अब आप कहोगे ये अस्तर क्यों लगाया था हमने कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशिया का? तो ये अस्तर इसलिए लगाया था क्योंकि हमें सिलिका पता तो है नहीं है कितना मिलाना है। मान लो अगर हमने सिलिका ज्यादा मिला दी तो पता चला सिलिका की अशुद्धि ज्यादा हो गई, तो वो जो सिलिका जो एक्स्ट्रा था वो इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये अम्लीय है और ये अस्तर क्षारीय है। अम्लीय क्षारीय की रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। और ये भी कैसा होता है, ये भी क्या होता है, ये धातुमल होता है। ठीक है, ये भी धातुमल के तौर पर तैरता रहेगा। तो दो धातुमल बनने वाले हैं। देखो मेन धातुमल तो है यही आयरन सिलिकेट। ये धातुमल तो तब बनता है जब हम सिलिका की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, और वो सिलिका की मात्रा को रिएक्शन करने के लिए FeO तो है नहीं है, तो वो सिलिका की एडिशनल मात्रा कहाँ पर यूज हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगी और क्या बना लेगी, धातुमल। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें कॉपर धातु मिल चुकी है। अब इस यहाँ पर हमें पिघला हुआ कॉपर मिल गया। अब जैसे ही हम इस कॉपर को जो बना हुआ है इसको हम बेसेमर परिवर्तक से बाहर निकालते हैं। जैसे सीमेंट का मसाला जब बन जाता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो जब हम बाहर निकालते हैं तो पिघला हुआ कॉपर हमारा बाहर निकलता है, और उसमें कौन सी गैस घुली होती है, SO2 गैस। अब जब यही SO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, आपने देखो घर पे देखा होगा, घरों में आपकी मम्मी हलवा वगैरह बनाती हैं तो क्या करती हैं, पहले उसको सूजी को या आटे को अच्छा सा सेक लेती हैं, उसके बाद उसमें पानी डालती हैं, और जब देखा होगा जब वो पानी सूखता है तो फुट 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 करके उसमें बुलबुले से बाहर निकलते हैं ना। आप देखो उसकी सरफेस पे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे दाग टाइप के बन जाते हैं। कुछ वैसा ही प्रक्रिया यहाँ हो रहा है। कॉपर तो हमको मिल गया, मगर ये जो कॉपर था जो हमने बाहर निकाला था, इसमें अभी SO2 गैस घुली हुई थी, और ये SO2 गैस जब धीमे धीमे बाहर निकलेगी तो उसमें उसकी सतह पर छोटे छोटे छाले से पड़ जाएंगे, फुटकियाँ सी पड़ जाएंगी, और उस छाले वाले कॉपर को हम बोलते हैं फफोलेदार तांबा, या उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो इस तरह से जो बेसेमरीकरण की जो प्रक्रिया थी, उस बेसेमरीकरण की प्रक्रिया के बाद हम सभी लोगों को फफोलेदार तांबे की प्राप्ति हो जाती है। देखो जिन बच्चों ने सीरियसली सुना होगा और पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, उनको ये रिएक्शन मिनट भर में याद हो रही होंगी। एक बार समअप करते हैं। हमने क्या किया, कैल्कोपाइराइट लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसका सांद्रण किया, कौन सी विधि से, फेन प्लवन विधि से। डिटेल और चित्र बना देंगे। उसके बाद हमें सांद्रित अयस्क मिला, उस सांद्रित अयस्क का हमने क्या किया, भर्जन कहाँ किया, परावर्तनी भट्टी में, उसका चित्र बना देंगे। फाइनली हुआ क्या, अवाष्पशील अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड में बदल गई, और हमारा जो सल्फाइड अयस्क था वो है आंशिक रूप से ऑक्साइड्स में बदल गया। 5 रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद हमें मिला क्या, भर्जित अयस्क, उसका हमने किया क्या, प्रगलन। प्रगलन कहाँ पर किया, बात्या भट्टी में। बात्या भट्टी का चित्र बना देंगे, थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे, और उस बात्या भट्टी में रिएक्शन क्या हुई, या उस बात्या भट्टी में हमने किया क्या, हमने भर्जित अयस्क लिया, कोक लिया और सिलिका लिया, ऊपर से गिराया, नीचे से गर्म वायु भेजी। फाइनली उसके अंदर रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद हमने देखा कि जो हमारा सल्फाइड अयस्क था वह कुछ हद तक ऑक्साइड्स में बदला। एक नई अगलनी अशुद्धि उत्पन्न हुई आयरन ऑक्साइड की, FeO की, जो
SiO2 के साथ रिएक्शन करके धातुमल में बदल गई, आयरन सिलिकेट में बदल गई। उस धातुमल को हमने अलग कर दिया और लास्ट में जो हमको प्रगलन प्रक्रिया के बाद मिला वह था मैट। मैट क्या चीज़ थी? Cu2S और Cu2O का मिक्सचर था। उस मिक्सचर को हमने अलग कर लिया और अब हमने प्रक्रिया कौन सी लगाई? बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण में क्या था? स्टील या लोहे का बना हुआ एक नाशपाती के आकार का पात्र था जो अपने अक्ष पर घूम सकता है। उसके अंदर हमने प्रगलन प्रक्रिया से प्राप्त हुआ मैट भर देते हैं, उसमें थोड़ा सा सिलिका मिला देते हैं और वायु की तेज़ धारा उसके अंदर प्रवाहित करते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि जो भी हमारा मैट था उसमें स्वतः अपचयन की प्रक्रिया होती है और फाइनली हमको कॉपर धातु मिलती है और ऑक्साइड्स वगैरह आपस में इंटरेक्ट करके धातुमल बनाते हैं। धातुमल तो ऊपर तैरता है, छान कर अलग कर देते हैं और जो हमारी पिघली हुई कॉपर धातु है वह हमें बेसेमरीकरण प्रक्रिया से प्राप्त हो जाती है। उस बेसेमरीकरण की प्रक्रिया में 1 2 3 4 5 रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। आप रिएक्शन को लिखोगे और उसके बाद हमको जो कॉपर धातु मिलती है उसमें SO2 गैस घुली हुई होती है। ये SO2 गैस जब कॉपर धातु ठंडी होती है तो उसमें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे कॉपर की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं और इस तरह के हम कॉपर को बोलते हैं फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर कॉपर। तो यहाँ तक हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल गया। फिर बता रहा हूँ, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पूरा एक साथ नहीं आता है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। मैं तो वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूँ जिससे आपको 2-3 पार्ट्स देखने ना पड़े। एक ही पार्ट्स आप पूरा एक मन से बैठ के देख लो, कॉपी पे लिख लो तो आपको फटाफट याद हो जाए। तो हमने फफोलेदार तांबा बना लिया। अब हमारा आगे का टारगेट है ये है कि उस फफोलेदार तांबे को अभी शुद्ध कैसे करें। अभी उस फफोलेदार तांबे में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। वो अशुद्धियाँ लेड की भी हैं, वो अशुद्धियाँ जिंक की भी हैं, वो अशुद्धियाँ सिल्वर की भी हैं। अभी उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मौजूद रहती हैं। तो उन अशुद्धियों को हम कैसे अलग करें? तो देखो, उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमारे पास अगला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर धातु का शोधन। और जो कॉपर धातु का शोधन है वो 2 स्टेप में किया जाता है, 2 प्रक्रियाओं में किया जाता है। सबसे पहले प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं बाइपोलिंग मेथड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दंड विलोडन विधि। ये भी लिखा हुआ किताब में, आप देख सकते हैं। पोलिंग विधि के नाम से ज़्यादातर चलती है, पोलिंग विधि, या कभी कभी आपने पढ़ा होगा दंड विलोडन विधि 9th-10th लेवल में। तो होता यह है कि यहाँ पर जो हम लोगों को ब्लिस्टर कॉपर मिला, जो हम लोगों को फफोलेदार तांबा मिला, ये फफोलेदार तांबा हम एक परावर्तनी भट्टी में रख देते हैं। एक भट्टी में हम उसको रख देते हैं, पिघला हुआ है अभी भी। हम उसके बाद उसमें हरी लकड़ियाँ लेते हैं और हरी लकड़ियाँ लेने के बाद उस ब्लिस्टर कॉपर में उन लकड़ियों से उसको चलाते हैं। तो होता यह है कि हरी लकड़ियों में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स अपचायक का काम करते हैं। तो ये जो धातु के जो ऑक्साइड्स हैं, मान लो जैसे हमें कॉपर है, अब मान लो थोड़ी देर के लिए उसमें ये ऑक्साइड है, Cu2O है, तो ये तो कॉपर के अंदर ये मौजूद है ना, ये अशुद्धि है। तो ये Cu2O को Cu में बदलने का काम, Cu2O में से O को हटाने का काम, O को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अपचयन। तो हमें हरी लकड़ियों से चलाने से होता यह है कि हरी लकड़ियों में होता है हाइड्रोकार्बन, जो काम किसका करता है? अपचायक का। और वो अपचायक करता क्या है? जो भी धातु ऑक्साइड होता है उसको धातु में बदल देता है। अब आप कहोगे हम ऐसा अपचायक बाहर से डाल देते, तो बाहर से डाल देते, हमें कितना अपचायक चाहिए इसकी कोई गारंटी तो है नहीं है कि हमें 2 ग्राम चाहिए, 15 ग्राम चाहिए, 2 किलो चाहिए, इसकी कोई पता मात्रा तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें ये थोड़ा ना पता है कि अशुद्धि कितनी है। तो हरी लकड़ियों को से चलाने से फ़ायदा ये होता है। ये किसी लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। हरी लकड़ियाँ इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन रहता है, और हाइड्रोकार्बन काम किसका करता है? अपचायक का काम करता है। और वो अपचायक करता क्या है? धातु ऑक्साइड्स को धातु में क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। और जितना अपचयन होना होगा उतना हाइड्रोकार्बन से अपचयन हो जाएगा। शेष हाइड्रोकार्बन किस में मौजूद है? लकड़ियों में मौजूद है, लकड़ी को बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे कॉपर में अल्प मात्रा में ऑक्साइड्स की अशुद्धियां रहती हैं, और पोलिंग मेथड से जब हम हरी लकड़ियों से उस पिघले हुए कॉपर को, अशुद्ध कॉपर को जब हम चलाते हैं, तो वो जो ऑक्साइड की अशुद्धियां होती हैं वो कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाती हैं और हमारा जो कॉपर है वो कुछ हद तक ऑक्साइड से मुक्त हो जाता है, ऑक्साइड से फ्री हो जाता है। मगर अभी भी उसमें अशुद्धियां तो मौजूद हैं, और उन अशुद्धियों को फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब प्योर कॉपर को प्राप्त करने के लिए, हम वो टेक्निक लगाते हैं जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। कौन सी टेक्निक लगाने वाले हैं? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन। विद्युत अपघटनी विधि में हम लोग करते क्या है, ये आपको बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध कॉपर की जो प्लेट है
उसको क्या बनाते हैं, एनोड। शुद्ध कॉपर की प्लेट, शुद्ध कॉपर कहीं दूसरी विधि से प्राप्त करके उस प्लेट का बनाते हैं कैथोड। और उसके बाद विद्युत अपघट्य के तौर पर क्या लेते हैं, कॉपर का लवण, मतलब कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। तो अब हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अशुद्ध कॉपर का बनाया एनोड, शुद्ध का कॉपर का बनाया कैथोड, और कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर दिया, यह है विद्युत अपघट्य। और अगर अब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रक्रिया क्या होगी, एनोड पर, ये लिखना पड़ेगा आपको, एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में होगा क्या कि जो कॉपर यहाँ पर मौजूद है, मतलब एनोड में कॉपर भी है और अशुद्धियां भी हैं, तो जो भी कॉपर है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। इस तरह से कॉपर है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर आयन। तो जो कॉपर आयन है वो कहाँ आ जाएंगे, विलयन में। विलयन में कौन से आयन आ जाएंगे, कॉपर आयन। और अशुद्धियां कहाँ निकल के नीचे बैठ जाएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड पंक, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनोड मड। तो एनोड मड तो नीचे आ गया और कॉपर आयन ऑक्सीकरण प्रक्रिया से कहां पर आ गया, विलयन में। अब विलयन में क्या हो गया, कॉपर आयन ढेर सारे हो गए। तो अब आते हैं कैथोड पर। इस कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप बोलोगे कैथोड पर प्रक्रिया होती है कौन सी, अपचयन की। और अपचयन से क्या होगा, ये जो कॉपर आयन थे ये अपचयित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कॉपर धातु। तो हमें कॉपर धातु की प्राप्ति कहाँ हो जाती है, कैथोड पर हो जाती है। जो पतली सी प्लेट थी कैथोड की, अब उसमें लगातार कॉपर इकट्ठा होता जाएगा, ये प्लेट मोटी हो जाएगी, इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से हमको शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह से ये जो प्रक्रिया है ये है शुद्ध कॉपर धातु को प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि। और ये स्टेप नंबर 1 से लेकर आखिरी स्टेप तक का जितना भी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कॉपर धातु का निष्कर्षण। देखो बेटा, आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, जो फ्लो है, जो पढ़ने का तरीका है, जो मैं बोल रहा हूँ खटाखट बोलता चला जा रहा हूँ, ये बेसिकली मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मुझे रिएक्शंस पर कमांड है, या मैंने रिएक्शंस को अच्छे तरीके से आप लोगों को याद कराया है पहले, इसलिए मैं फटाफट रिएक्शन को बोलता जा रहा हूँ। अब आप सबसे पहले क्या करिएगा, जिन भी बच्चों को कॉपर की मेटलर्जी, जिन्होंने ठान लिया है कि हाँ हम मेटलर्जी सीखेंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले इतने स्टेप लिखिएगा। ये हरे वाले पेन से जो मैंने बाद में जोड़ दिया ना, शुरुआत में जो बनी थी आप वैसा बना लीजिएगा। चित्र बनाना चाहो तो रफली बना लीजिएगा, नहीं बनाना चाहो तो चित्र की आवश्यकता नहीं है। अब आप इन में से जितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है उनकी रिएक्शन यहां साइड से लिख लो। अगर 5 रिएक्शन हो रही है तो 5 रिएक्शन, 4 रिएक्शन हो रही है तो 4 रिएक्शन, 7 रिएक्शन हो रही है तो 7 रिएक्शन। यहां पर क्या लिख लो, साइड से रिएक्शन लिख लो। अब थोड़ा सा सोचो कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। अवाष्पशील अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड में बदल रही हैं या ऑक्साइड्स में बदल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब आप अपने मन से, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए मत देखो, आप अपने मन से, अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है एक बार तो आप अपने मन से इस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करो कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। साथ में रिएक्शन है, रिएक्शन की 2-3 बार रफ कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। गारंटी लिख लो, आप एक भी शब्द कहीं का कहीं नहीं लिखोगे, सब चीज अच्छी लिखोगे। आपके अंदर काबिलियत है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये सब काम आने वाली चीजें हैं। एक बार चीज आपको परमानेंट हो जाएगी, नॉलेज आपका कोई नहीं ले सकता है। विद्या वो ज्ञान है, वो धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और लिख करके प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखो, ये जो चीज़ मैंने आपको 30-40 मिनट में आपको बता दी है, बेसिकली अगर आप मेरे सामने फ्रंट पर बैठे होते तो कम से कम हो सकता है मैं इसको आपको 2 घंटे तक डिस्कस करता और आपको एक एक चीज़ लर्न कराता। मगर 2 घंटे तक डिस्कस करने का टाइम वीडियो में तो नहीं होता है। बट आप सभी लोगों के पास जितना भी टाइम है उस टाइम को थोड़ा सा यूज़ करके इतनी सी बात मानिएगा, जितना मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से याद करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये चीज़ याद ना हो। जहाँ भूल जाओ वहाँ फिर से वीडियो रिपीट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीखने के इंटेंशन से वीडियो देखिएगा। केवल कहानी नहीं चल रही है कि आपने कहानी चली अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, डजंट मैटर। आप सीखने के इंटेंशन से देखिए। कितने सारे क्वेश्चन इससे बोर्ड में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। अब उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे
समझोगे, जैसा कहा है वैसी प्रैक्टिस करोगे, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाओगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।